हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है द इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इन द क्रॉस हेयर्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी के अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इस पार्ट से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल है वो ईसीआई पर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और कौन कौन से लोग होते हैं जिनकी रिकमेंडेशन पे ईसीआई सेलेक्ट होते हैं। और अभी जो न्यूली एक बिल आई है रिलेटेड टू ईसीआई, उसके ही अराउंड आज के एडिटोरियल का एनालिसिस रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फोकल पॉइंट है। बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे गवर्नमेंट के हैं और जुडिशियरी के, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है। बात आती है अगर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अगर बात करें जो हमारी कंट्री में है, ऑर्गन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और थर्ड है जुडिशियरी। इनकी आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती है कुछ किसी बात को लेकर। तो अब यहाँ पे लड़ाई है ईसीआई को लेकर, ये क्लैश है, और ये क्लैश है रिलेटेड टू ओपिनियन ओवर इट्स अपॉइंटमेंट, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होगा उस पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने रिसेंट जजमेंट में मार्च 2 को उन्होंने दिया था, और उन्होंने डायरेक्ट किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर ईसी अपॉइंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करे, एडवाइस उन्हें करें, और उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस जजमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक मेजर स्टेप ली टुवर्ड ब्रॉड बेसिंग द ईसीआई का ब्रॉड बेसिंग करना, उन्हें जो कॉलेजियम जो उन्हें सेलेक्ट करे उसको ब्रॉड करना ताकि फेयरनेस ज्यादा से ज्यादा रहे और इस तरीके से इनहांस हो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट इनैक्ट करे, उससे रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं वो इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये फैक्ट पे बेसिस है और ये जजमेंट यूनानिमस रहा है। 5 जजेस बेंच थी इस जजमेंट में। अगर टॉप ऑफिसर्स की बात करें ईसीआई की, तो उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उन्हें एडवाइस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द डे अभी जो है वो अनएम्बिगुअस है इस मूव को लेकर। और उन्होंने क्या किया, एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया राज्यसभा में अगस्त 10 में, और अगर ये बिल पास हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट है वो ओवरटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग बात कही गई है। इस बिल ने रिप्लेस कर दिया सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी से। इसका मतलब ये है कि कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे चेयरपर्सन, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा मेंबर होंगे, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर सीजेआई को रिमूव करके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ गए हैं इस बिल में। गवर्नमेंट ने इस बिल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को एक मैसेज दे दिया कि ये क्लियर है कि वो चाहती है कि ग्रेटर वेटेज रहे अपॉइंटमेंट में टॉप इलेक्शन ऑफिशियल्स का, और इस तरीके से ग्रेटर होल्ड रहे इंस्टीट्यूशन पर रूलिंग गवर्नमेंट का। एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पे पता लगता है कि अभी की जो गवर्नमेंट है स्पेशली ऑथोरिटेरियन स्ट्रीक्स ले रहे हैं, और ये यूजुअली होता नहीं है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। जिस तरीके से इनका वर्क है, प्लानिंग है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक इंस्टीट्यूशन पे होल्ड करने की कोशिश हो रही है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो ड्रेन्ड हो गया है अपने सब्सटेंसेस, उनकी जो ऑटोनॉमी थी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है। इस केस में जब मैटर डील हो रहा है इलेक्टोरल विनेबिलिटी और बात होती है कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट पावर की, अगर इस इशू को देखें तो इस पे काफी डिबेट की जरूरत है। जिस तरीके से प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, सीईसी का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ईसी इलेक्शन कमिश्नर का, वहाँ पर बार डिबेट हो पॉलिटिकल सर्कल्स लेकर। इवन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कर रही थी तो उन्होंने भी इसके बारे में लिखा था कि अगर ऑटोनॉमी अगर गई ईसीआई की तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो भी तो खत्म हो जाएगा, फिर लोगों का भरोसा ईसीआई पे से हट जाएगा। सजेशन भी दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी
और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सब्जेक्ट है कन्फर्मेशन का बाय 2/3 मेजॉरिटी इन जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है जून 15, 1949 की। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो उनके पास पावर होती है अप्रोप्रिएट लॉज बनाने की किसी भी मैटर में। वीएम टारकुंडे कमेटी अपॉइंट किया था जयप्रकाश नारायण ने 1975 में, और दिनेश गोस्वामी कमेटी, इन्होंने भी बात किया था इलेक्टोरल रिफॉर्म की, और इस कमेटी को सेटअप किया था प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने 1990s में। सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन अपनी 4th रिपोर्ट में 2009 के कुछ रिकमेंडेशंस दी थी रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द ईसीआई, और उन्होंने ये कहा था कि उसे ईसीआई का जो अपॉइंटमेंट हो उसे और थोड़ा ब्रॉड बेस बनाना चाहिए कोलेजियम के थ्रू, और उसे गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए कि वहाँ पे वो एडवाइस करें प्रेसिडेंट को रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ दीज ऑफिशियल्स। 2006 में कुछ सजेशंस दिए गए, यहाँ पर फॉर्मर सीईसी बीबी टंडन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, जब दोनों लोग बाद साथ में बैठे थे ऑफिस में, उन्होंने कुछ सजेशंस दिया। उन्होंने कहा कि 7 मेंबर कमेटी होनी चाहिए जिसे हेड करें प्राइम मिनिस्टर और चूज करे वो सीईसी और ईसी। कमेटी इंक्लूड करे लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, राज्यसभा, लॉ मिनिस्टर, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सीजेआई। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन में भी फॉर्मर सीईसी ने भी इस तरीके की रिकमेंडेशन दी जहां पर उन्होंने सीजेआई का इन्वॉल्वमेंट लेकर आए। बीजेपी सपोर्ट की इस सजेशन को और आर्ग्यू किया कि एक रिप्रेजेंटेटिव कोलेजियम होना चाहिए जिसमें सीजेआई को इंक्लूड किया जाए रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, और सीजेआई को इंक्लूड किया जाए जब बात आती है अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू एपेक्स इलेक्टोरल ऑफिशियल्स। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण जेटली प्रेस रिलीज में, इन्होंने भी, अरुण जेटली ने प्रेस रिलीज में कहा जब बात उन्हें सजेशन देना था सीपीआईएम इलेक्टोरल रिफॉर्म में 2006, उन्होंने कहा किसी भी तरीके की मॉनिटरिंग अगर इलेक्शन कमीशन पे होती है गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी नॉमिनी, तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इस तरीके की बात बीजेपी के लीडर्स ने भी कही थी। इन 2012 सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके अडवाणी, उन्होंने भी इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया था कि कोलेजियम इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हो, सीजेआई हो, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा एज इट्स मेंबर। तो इनका भी सजेशन कुछ इस तरह से था कि कोलेजियम में उन्होंने सीजेआई को इंक्लूड किया और काफी रिप्रेजेंटेटिव कोलेजियम की बात कही। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अभी प्रेजेंट सिस्टम है जहाँ पर मेंबर ऑफ ईसीआई अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम कर रहे हैं, और इस तरीके से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं लूज हो जाएगा ईसीआई पर। इंटरेस्टिंगली बात अगर करें एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर की, इवन बीजेपी लीडरशिप की भी, तो देखा गया है इम्पोर्टेंस इस बात की जहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया है सीजेआई या जज अपॉइंटेड बाय हिम और हर शुड बी पार्ट ऑफ दिस कमेटी। इन लोगों ने भी इस तरीके की बात कही है कि सीजेआई या कोई जज जिन्हें सीजेआई अपॉइंट करे और वो इस कमेटी का पार्ट हो। कभी भी इस तरीके का सजेशन नहीं दिया गया कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को मेंबरशिप दे दी जाए, और अभी के सिनेरियो में ये है कि वो रिप्लेस करेंगे सीजेआई को। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन पहले भी कभी नहीं दी गई है। अगर रिफॉर्म की बात करें रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, तो क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि ईसीआई को और ऊंचे मुकाम पर लाया जाए जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके और किसी भी तरीके का बायसेस नहीं आ पाए और किसी भी तरीके का अटैचमेंट नहीं हो किसी भी रूलिंग पार्टी से, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो कंट्री में। और एफर्ट यही है कि इन चीज़ों को रोका जाए और कमिटेड रहें, और किसी भी तरीके की पार्टिजनशिप नहीं हो, किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं हो, और एक फ्रेंडली एंटिटी रहे, और जो कंट्री का इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट हो सके। लेकिन अभी जो करंट बिल आई है गवर्नमेंट की बीजेपी रेजीम में, इन्होंने फर्दर अटेम्प्ट किया है पुश करने का ईसीआई को ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो बढ़ जाए और गवर्नमेंट के जो परसेप्शन है रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक
वो वीक हो जाए। अगर रिफॉर्म की बात करें अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की ईसीआई के, तो वो अपोजिशन पार्टीज ही के साइड से हमेशा रही है। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो काफी वोकल थी, वो ये भी बहुत बोलती थी कांग्रेस रजीम में। एक चीज हमेशा महसूस की गई है और ये सही भी है, रूलिंग पार्टी का स्ट्रक्चरल एडवांटेज होता है इंस्टीट्यूशन पर, और वो इंस्टीट्यूशन को ससेप्टेबल बना देती है, अपने हिसाब से उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, अपने लिए बायस बनाती है। ये भी फील किया गया है कि जहाँ पर मोर रिप्रेजेंटेशन होगा सिलेक्शन कमेटी में, तो इलेक्शन फेयर होगा और पार्टी का जो होल्ड है इंस्टीट्यूशन पे, लाइक यहाँ पर बात है ईसीआई की, तो वो भी कम होगा। अगर पहले की एनडीए पार्टी की बात करें, जब एनडीए रजीम था, बीजेपी लीडरशिप इस तरीके का जो आज सजेशन दे रही है पहले नहीं दे रही थी, और जो आज इन्होंने बिल में कहा है पहले खुद ये पार्टी इसके ऑपोजिट थी। इस न्यू बिल में जो इन्होंने अभी कहा है, इसकी रिवर्स पोजीशन थी पहले जब वो ऑपोजिशन में थी। अगर वे फॉरवर्ड इसका देखें, ईसीआई को एक रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्थी इंस्टीट्यूशन बनाना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल ऑफ इंडिया की है। ईसीआई इलेक्शन कंडक्ट करती है स्टेट और सेंट्रल का, जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं 900 मिलियन वोटर्स। ये डेटा 2019 इलेक्शन डेटा है। इंडिया में इलेक्शन अगर हो रहा है और उसको ईसीआई डील करती है। अगर बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों ही जगह का ईसीआई डील करती है, इलेक्शन कंडक्ट करती है, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं। और उसमें और 2019 इलेक्शन डेटा के अकॉर्डिंग 900 मिलियन वोटर्स आए और उन्होंने वोट, और 2009 इलेक्शन डेटा के अकॉर्डिंग अबाउट 900 मिलियन वोटर्स हैं, और मशीनरी उसके लिए यूज़ की गई 11 मिलियन पर्सनल। अगर देखें तो ये काफ़ी बड़ा टास्क था, और इकोनॉमिक हार्डशिप भी रही और इनइक्वालिटीज़ भी रही। इंडिया में अगर इलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो ईसीआई इलेक्शन कंडक्ट करती है, और उससे रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ईसीआई की होती है। 2019 इलेक्शन डेटा के अकॉर्डिंग अबाउट 900 मिलियन वोटर्स थे, और इसके लिए मशीनरी जो यूज़ की गई है, लोगों का यूज़ किया गया, वो 11 मिलियन पर्सनल यूज़ किए गए हैं। और एक तरीके की ये काफ़ी बड़ा टास्क था, काफ़ी मुश्किल था, जो हमेशा जब भी इलेक्शन होता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर रूलिंग पार्टी या आइडियोलॉजी को लेकर अगर हम सॉफ्ट हैं और किसी भी तरीके का इस और कोई भी ऐसा परसेप्शन अगर बनाते हैं जहाँ पर अगर रूलिंग पार्टी को लेकर या उनके आइडियोलॉजी को लेकर सॉफ्ट हो जाती है ईसीआई, या उनका परसेप्शन जो है रिलेटेड टू इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्टोरल स्पीचेस, हेटफुल प्रोपेगेंडा, इलेक्टोरल रोल, या किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और उसे एंटरटेन कर रही है ईसीआई, तो कहीं ना कहीं ईसीआई की जो खुद की ऑटोनॉमी है वो ख़त्म होगी, और जो लोगों का ट्रस्ट है ईसीआई पे वो भी ख़त्म होगा। पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट रजीम जो है वो अभी भी बिलीव करती है ईसीआई इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी में, और ये जो ऑटोनॉमी है वो अपने गोल से दूर कभी भी नहीं जाएगी, और इनका मानना है कि ऑटोनॉमी जो है वो नहीं जाएगी, और इनका जो गोल है ईसीआई का वो हमेशा ऐसे एज इट इज़ रहेगा। लेकिन इस तरीके का बिल लाकर अगर ये बिल पास हो जाती है तो इनका ग्रिप ईसीआई पे और बढ़ जाएगा, और इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है स्टैट्यूटरी मीन्स ईसीआई पे अपना ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।